हेलो एवरीवन। मैं हूं गिरीश कुमार साहू और पाथ टीम की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ का जो सामान्य अध्ययन है इसमें आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान। ओके। छत्तीसगढ़ का जो भूगोल वाला पार्ट है या जो छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था वाला जो पार्ट है, यहाँ पर हम लोग मुख्य रूप से वन क्षेत्र या वन्य क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें एक आपका होता है छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य, है ना? तो अभी जो हम करने वाले हैं वो राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके। किस प्रकार से क्या क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। एक और बात ये कि ये जो आपका वीडियो लेक्चर है ये बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में, सो दैट कि बोथ द मीडियम स्टूडेंट्स गेट बेनिफिटेड। ओके। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है आप सभी के लिए और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं, है ना? चलिए देखें। सबसे पहली बात तो ये कि छत्तीसगढ़ में या कहीं पर भी कोई भी वन्य क्षेत्र जो होता है ना? तो राष्ट्रीय उद्यान और आपका जो वन्यजीव अभयारण्य है, ओके? ये दोनों चीज़ों में हमेशा कन्फ्यूज़न एक रहता है कि भाई राष्ट्रीय उद्यान हम किसे कहते हैं, अभयारण्य किसे कहते हैं, है ना? क्या डिफ़रेंस है? व्हाट इज़ द डिफ़रेंस बिटवीन द नेशनल पार्क एंड द वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी? ओके। तो पढ़ना तो है हमें राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन उसके पहले थोड़ा-सा बेसिक डिफ़रेंस हम लोग समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है या आपका वन्यजीव अभयारण्य क्या है। ओके। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य दोनों ही आपके वन्य क्षेत्र हैं। और वन्य क्षेत्र का मतलब ये है कि द फॉरेस्ट एरिया, द फॉरेस्ट रीजन, जहाँ पर आपको वाइल्ड लाइफ भी मिलेगा, वन्यजीव भी मिलेगा और आपका जो है वनस्पति यानी कि वेजिटेशन या डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द ट्रीज, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। ओके। तो दोनों ही एक ऐसा एरिया है जो सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर जो है, अगर हम ह्यूमन एक्टिविटी की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ जाता है ना? मानवीय गतिविधियां जो हैं वो राष्ट्रीय उद्यान वाले क्षेत्र में पूरी तरह से प्रतिबंधित होती हैं। ओके, पूरी तरह से टोटली बैन। ओके, ह्यूमन एक्टिविटीज आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस नेशनल पार्क रीजन। ओके, है ना? यहाँ पर बिल्कुल भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है, अलाउ नहीं होता, परमिट नहीं होता है, सीधी सी बात। ओके, तो ये एकदम अत्यधिक प्रतिबंधित क्षेत्र है, आप ऐसा कह सकते हैं। ओके, ठीक। बाकी चूंकि वन्य क्षेत्र है, वन्य जीव है, दोनों है, तो राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क क्या होता है ना, जहां पर वनस्पति और वन्य जीव दोनों का संरक्षण होता है। ओके। लेकिन अगर वन्य जीव अभयारण्य की बात करेंगे तो अभयारण्य एक ऐसा फॉरेस्ट रीजन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां पर आप ये पाएंगे कि ये स्पेशली जो वन्य क्षेत्र है वो वन्य जीवों के लिए जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है या उनके संरक्षण से संबंधित ये क्षेत्र होता है। ठीक है। तो इसमें वन और वन्य क्षेत्र, वन और वन्य जीव दोनों इसका संरक्षण हो रहा है। कहाँ पर? राष्ट्रीय उद्यान में, नेशनल पार्क में। लेकिन अभयारण्य की बात करेंगे तो वहाँ पर मेनली वो आपका कोई जाति विशेष, कोई प्रजाति विशेष के जो भी वन्य जीव होंगे उनके संरक्षण से संबंधित होता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये कि अभयारण्य जो है वो विशेष प्रजाति के किसी जीव के लिए भी हो सकता है। यानी कि जैसे किसी एरिया में अगर एलिफेंट ज़्यादा पाए जाते हैं किसी वन्य क्षेत्र में, फॉरेस्ट रीजन में, सो इन दैट फॉरेस्ट रीजन इट कैन बी डिक्लेयर्ड एज द एलिफेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, ऐसा हो सकता है कि ये प्रजाति विशेष हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एक जीव या एक वेजिटेशन या वनस्पति की या हम लोग फॉरेस्ट ट्री की बात करें तो वैसा नहीं होता है। ये पर्टिकुलर जितने भी टाइप के वहाँ पर आपके स्पीसीज होंगे, चाहे वो आपके डिफरेंट काइंड ऑफ वाइल्ड लाइफ हों, एनिमल्स हों, या फिर आपका वेजिटेशन या फॉरेस्ट ट्रीज हो। ओके, तो ये एक बेसिक डिफरेंस समझ जाइए। ये वन और वन्यजीव दोनों के लिए है, ये केवल वन्यजीव के लिए है। यहाँ पर आपका मानवीय गतिविधियाँ जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित होती हैं। दैट इज द ह्यूमन एक्टिविटीज आर टोटली बैन, टोटली प्रोहिबिटेड इन दिस रीजन ऑफ नेशनल पार्क। ओके, एंड ऑल्सो द बाउंड्री ऑफ दिस नेशनल पार्क इज ऑल्सो बॉन्डेड। ओके, यानी कि इसकी जो बाउंड्री होती है बिल्कुल निश्चित होती हैं। ठीक है, निश्चित होती हैं, उसकी सीमाएं बिल्कुल उसको फिक्स कर दिया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक ये आपका नेशनल पार्क है। ठीक है, और उस रीजन में फिर आप एंटर
नहीं कर सकते हैं, ये जिसके लिए प्रतिबंधित होता है। लेकिन राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य की बात करोगे तो ये बस फॉरेस्ट रीजन होता है, लेकिन कोई एकदम निश्चित उसकी सीमा होती है ऐसा नहीं होता, किसमें, अभयारण्य वाले हिस्से में। ओके, याद रखेंगे, है ना। तो ये टोटली एक प्राकृतिक आवास है वन्य जीवों का। अच्छा, एक और डिफरेंस, क्या डिफरेंस कि ये जो नेशनल पार्क होता है ना, नेशनल पार्क किसी कानून के तहत बनाया जाता है, ठीक है, किसी एक्ट, किसी अधिनियम के तहत या किसी कानून के तहत क्या किया जाता है, किसी एरिया को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है। ओके, लेकिन इस पर द लॉ और वी हैव द डिफरेंट एक्ट्स रिगार्डिंग, लाइक फॉरेस्ट एक्ट हो गया, है ना, या फिर अदर जो भी आपके एक्ट है, एनवायरमेंटल एक्ट वगैरह, जो सारी चीज़ें हैं उसके तहत ये सारी चीज़ें आती हैं, है ना। लेकिन अभयारण्य की बात करोगे तो ये कोई कानून नहीं, बल्कि वहाँ की सरकार जो है इसको घोषित कर देती है कि हाँ, इस एरिया को हम अभयारण्य घोषित कर रहे हैं, ठीक है, वी आर डिक्लेयरिंग दिस फॉरेस्ट रीजन एज दी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके लिए कोई अलग से कोई कानून पास करना होता है या कानून के तहत करते हैं, ऐसा नहीं है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना। फिर उसके बाद देखिए आपका, अब आ जाते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में, ठीक है। देखो छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें ना, तो छत्तीसगढ़ में 3 आपके जो है राष्ट्रीय उद्यान है। वी हैव 3 नेशनल पार्क इन छत्तीसगढ़ स्टेट, ठीक है। अगर हम लोग नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं, तो वो तो आपका कितना है, वो आपका है 3, ठीक। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, यानी कि वन्य जीव अभयारण्य, तो छत्तीसगढ़ में कुल आपके 11 वन्य जीव अभयारण्य हैं, याद रखिएगा। ओके, 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एट प्रेजेंट, है ना, एट प्रेजेंट 2023 के कंडीशन के हिसाब से हम बता रहे हैं। ओके, हाँ, तो अब जरा देखें कि ये 3 राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं। तो देखिए, एक राष्ट्रीय उद्यान तो आपका हो गया क्या, एक राष्ट्रीय उद्यान आपका हो गया इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ओके, है ना। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती नेशनल पार्क, देन आपका गुरु घासीदास के नाम पर एक और नेशनल पार्क है। ओके, और एक आपका आ जाता है ना, कांगेर वैली नेशनल पार्क। ओके, कांगेर वैली नेशनल पार्क, है ना। सो 3 नेशनल पार्क हैं, इनके बारे में अब हम लोग एक एक करके डिटेल देखते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले तो हम इन तीनों नेशनल पार्क का विस्तार हम लोग समझ लेते हैं। ओके, है ना। इसके एक्सटेंशन की हम बात करते हैं, तो देखिए एक्सटेंशन ऑफ या एक्सपांशन ऑफ द नेशनल पार्क, ठीक है। देखें कहाँ पे कौन से एरिया में ये एक्सपांडेड है, इसके बारे में हम विचार करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, आपको सिंपली एक क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों कि वेयर इज दिस इंद्रावती नेशनल पार्क इज लोकेटेड, है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, लाइक कांगेर वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, विच एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ स्टेट। ओके, ऐसा एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। या फिर पूछ सकता है कि नेशनल पार्क जो है इनमें से कौन सा है, कौन सा नहीं है, केवल नाम से भी क्वेश्चन यहाँ पे आता है ना। तो अब देखिए कि सबसे पहले तो हम लोग बात कर ले हम लोग इंद्रावती नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है। तो उसके लिए हमें छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में जाना होगा, ठीक है। दक्षिणी हिस्सा यानी कि कौन सा डिवीजन हो जाएगा बताएं, ये आपका हो जाएगा बस्तर संभाग, ठीक है, बस्तर डिवीजन, है ना। तो बस्तर डिवीजन में तो फिर हमारे पास कितने जिले हैं, बस्तर डिवीजन में हमारे पास कुल जिले जो हैं वो हैं आपके 7 जिले, ठीक है। देखिए कौन कौन से हैं, है ना। तो ये देखिए, ये आपका क्या है, कांकेर है, ठीक है। कांकेर से नीचे जाओगे तो ये आपका क्या है, नारायणपुर है, और फिर उसके नीचे चले जाते हो तो ये आपका यहाँ पर पड़ेगा क्या, दंतेवाड़ा, ठीक। यहाँ से ऐसे अलग कर दीजिए, बीजापुर आ गया आपका, ये आपका सुकमा हो जाएगा, यहाँ से अलग कर देते हैं, और ये आपका हो जाएगा बस्तर, और ये आपका कोंडागांव। ओके, तो बस्तर डिवीज़न में या संभाग में आपके पास जो है
कुल मिलाकर के कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर एंड देन आपका कोंडागांव, बस्तर और ये सुकमा और ये बीच में आपका क्या है ये दंतेवाड़ा। ओके, तो ये 7 आपके जिले हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का जो एक्सपांसन है यानी कि इस नेशनल पार्क का विस्तार जो है वो आपका बीजापुर में है। कहां पर है? बीजापुर में, है ना। तो बीजापुर में जो है मेनली भोपालपट्टनम वाला जो एरिया है, ठीक है, ये देखें, ये आपका जो पूरा भोपालपट्टनम तहसील वाला एक एरिया पड़ता है, ठीक, यही आपका जो है क्या है, ये इंद्रावती नेशनल पार्क वाला रीजन है। ओके, है ना। उसके बाद फिर देखें तो आपका अगला गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान हम लोग देख लेते हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के नॉर्थ रीजन में लोकेटेड है। ओके, नॉर्थ रीजन यानी कि उत्तरी क्षेत्र जो कि है सरगुजा संभाग। तो सरगुजा संभाग की अगर बात करें तो सरगुजा संभाग में भी आपके कौन कौन से जिले अगर आप देखें तो देखिएगा कि ये आपका हो जाएगा सरगुजा, ये है जसपुर, ये है आपका बलरामपुर, देन सूरजपुर और फिर ये आपका कोरिया और नया जिला 2022 में जो गठित हुआ कोरिया से अलग करके मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। ओके, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, देखो नाम क्या है, नाम है गुरु घासीदास, तो नाम में गुरु लग गया तो ऊपर ही होगा, है कि नहीं। तो ऊपर कौन सा, तो ये आपका यहां पर आपको समझ लेना है, ठीक है। देखें, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का जो विस्तार है वो छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग या उत्तरी क्षेत्र में 3 जिलों में है। कितने जिलों में? 3 जिलों में। देखिए कि कौन कौन से जिले हैं, ठीक है। ये आपका एक दिख रहा है मनेन्द्रगढ़। ओके, तो ये मनेन्द्रगढ़ को ले लीजिए। उसके बाद फिर आप जो हैं चले जाइए कोरिया, और कोरिया के बाद आप चले जाइए कहाँ, सूरजपुर। ओके, है ना। तो ये याद रखेंगे, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका विस्तार 3 जिलों में है। ओके, इस बात को याद रखें। 3 जिले कौन कौन से हैं, तो आपका है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये वाला पहला जिला हो गया, दूसरा कोरिया और तीसरा आपका सूरजपुर। ये 33 जिलों के हिसाब से ही हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं। ओके, ठीक। सो अगर 28 डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से पूछा जाए, अकॉर्डिंग टू 28 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, व्हाट इज द एक्सपांसन ऑफ गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार कितने जिलों में है, 33 जिलों के अनुसार, तब फिर 3 लेंगे। लेकिन अगर 28 के हिसाब से पूछा गया, 28 के हिसाब से, तब 2 ही हो जाएगा, है ना। क्यों? ये जो कोरिया है ये पहले इतना पूरा कोरिया था, कोरिया से अलग करके एमसीबी बनाया गया ना, तो ये वाला जो आपका एमसीबी वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ठीक, वही आपका जो है एक जुड़ जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये एमसीबी, देन कोरिया एंड देन आपका सूरजपुर, ठीक है, 3 जिलों में यहां पर हो गया। ये वाला आपका भोपालपट्टनम तहसील जो कि कहाँ है आपका बीजापुर में, ठीक, वो याद रखना है। और फिर देखते हैं कांगेर वैली नेशनल पार्क, तो उसके लिए वापस कांगेर वैली नेशनल पार्क के लिए हम बस्तर की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो बस्तर की तरफ जाओगे तो बस्तर में आपका बस्तर संभाग में बस्तर जिला ही हमको पकड़ना है। ओके, और यहाँ पर है आपका क्या, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बस्तर जिले में, ये देखिए यहाँ पर आपका पड़ेगा, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा पूरा है ये कांगेर वैली नेशनल पार्क वाला हिस्सा है बस्तर संभाग के बस्तर जिले में। क्या ये बात समझ आई? तो ये आपका बस्तर में पड़ेगा। तो 3 राष्ट्रीय उद्यान, तीनों की स्थिति आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान सरगुजा संभाग के 3 जिलों में इसका विस्तार है। एक्सपांसन ऑफ गुरु घासीदास नेशनल पार्क इन 3 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द सरगुजा division of Chhattisgarh state. Number 1 is MCB, that is Manindragarh, Chirmiri, Bharatpur. Number 2 is Korea, and number 3 is Surajpur. Okay, and then in Bijapur, the expansion of Indravati National Park, Bijapur of Bastar division of Chhattisgarh state, and then in Bastar district, Kanger Valley National Park is expanded. Okay, याद रखेंगे, है ना। तो एक ऊपर है और गुरु जो है वो ऊपर में है, और नीचे आपका इंद्र और इधर कांगेर वैली नेशनल पार्क नीचे की तरफ है। ओके, चलिए, तो एक्सपांशन समझ में आ गया है। तो अब एक एक करके इन तीनों नेशनल पार्क के विस्तार को हम लोग समझते हैं। ओके, सबसे पहले बात करें इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की, तो फिर से हम चलते हैं कहाँ, आपका
बस्तर संभाग की तरफ हम चलते हैं। ओके, तो बस्तर संभाग में एक बार फिर से हम लोग जरा बना लेते हैं डिस्ट्रिक्ट मैप, है ना। तो देखें, ये आपका कांकेर, नारायणपुर एंड देन आपका दंतेवाड़ा, ये बीजापुर एंड देन आपका सुकमा और ये बस्तर। ओके, है ना। और कहाँ पर है इंद्रावती नेशनल पार्क, तो याद रखिएगा कि ये जो है आपका बीजापुर। अब बीजापुर में देखिए, ये जो है यहां पर आपको याद रखना है ये वाला हिस्सा। ओके बच्चों, ठीक। अब ये जो आपका इंद्रावती नेशनल पार्क है, इसका नाम इंद्रावती नेशनल पार्क क्यों पड़ा है ना, इसके बारे में जरा बात कर लें। तो देखिए, ये जो उड़ीसा दिख रहा है ना, ये उड़ीसा में एक आपका पड़ता है कालाहांडी। ठीक है, क्या पड़ता है? कालाहांडी। कालाहांडी का पठार या प्लेटू ऑफ कालाहांडी, उड़ीसा। और उसी के नीचे आपका है कोरापुट। ओके, क्या है? कोरापुट का पहाड़ या कोरापुट हिल्स। ओके, ये दोनों ही प्लेसेस उड़ीसा में हैं और उड़ीसा के इन दोनों एरिया से, क्षेत्र से, प्लेस से दो नदियां आपकी निकलती हैं। तो एक जो रिवर यहाँ से निकलती है उसका नाम इंद्रावती है। क्या है? इंद्रावती। और ये निकल के इंद्रावती यहाँ पर बहती हुई ये आपकी बस्तर, बस्तर से दंतेवाड़ा और दंतेवाड़ा से ये आपकी आ जाती है कहाँ? बीजापुर में। ठीक है, तो बीजापुर में ये बिल्कुल ऐसे ये महाराष्ट्र का बाउंड्री लाइन बनाते हुए ऐसे ये बह रहा है। ओके, ठीक। और फिर बहते हुए ऐसे जाती है ना। और यहाँ पर जो है जब ये पहुँचती है, एक प्लेस है उसका नाम है भद्रकाली। ठीक है, जहाँ पर होता क्या है? जहाँ पर होता ये है कि आपकी एक गोदावरी रिवर, ठीक है, गोदावरी रिवर महाराष्ट्र त्रयंबकेश्वर के हिल से, त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलते हुए ऐसे आती है। ये गोदावरी रिवर है और ये आपकी चली जाती है आगे, ठीक है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से होते हुए। तो हमारी जो इंद्रावती है ना, ये इंद्रावती ये इस गोदावरी की ही ट्रिब्यूटरी रिवर है। ये आप जानते ही होंगे, रिवर सिस्टम में हम लोग ये पढ़ते हैं पहले, है ना। उसके बाद फिर ये नेशनल पार्क वगैरह में आते हैं तो समझ में आ ही जाता है ना। तो इंद्रावती रिवर जो कि गोदावरी की क्या है? गोदावरी की ट्रिब्यूटरी रिवर है, सहायक नदी है। उस सहायक नदी का जो एरिया आप देखेंगे तो ये इंद्रावती नदी जिस वन्य क्षेत्र से होकर के गुजर रही है ना, इसी वन्य क्षेत्र वाले स्थान को ही हम क्या कहते हैं? इंद्रावती नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कह देते हैं। ओके, सो बिकॉज द इंद्रावती रिवर flows through this region of the forest area, so because of this area is known as इंद्रावती नेशनल पार्क। ओके, याद रखेंगे, है ना। तो ये इंद्रावती नेशनल पार्क हो गया। और अच्छा, यहाँ से ये जो कोरापुट आपने देखा, कोरापुट से एक रिवर आती है, उसका नाम क्या है? ये आपका शबरी रिवर आपकी आती है। ठीक है, शबरी भी ऐसे जा करके इसमें मिल जाती है ना। ये शबरी है, आई बात समझ में? ठीक है, तो शबरी की एक जो ट्रिब्यूटरी रिवर है कांगेर नदी, तो वो कांगेर नदी वाला जो एरिया है, वैसे ही जैसे यहाँ पर ये इंद्रावती वाला एरिया इंद्रावती नेशनल पार्क कहलाया ना, वैसे ही वो कांगेर नदी वाला जो एरिया वहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, वो आपका जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहलाएगा। ठीक है, तो चलेंगे वहाँ पर और उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ओके, हाँ, चलिए अब देखें कि ये जो आपका नामकरण है वो आपका समझ में आ गया कि इंद्रावती दरअसल क्या है? एक नदी है। सो इंद्रावती रिवर के नाम से इस एरिया का नाम, इस नेशनल पार्क का नाम क्या पड़ा? इंद्रावती नेशनल पार्क। फिर स्थापना वर्ष की बात करते हैं। देखिए, इंद्रावती नेशनल पार्क जो है ये आपका 1978 में नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर घोषित हुआ है। ओके, है ना। इट इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क इन 1978। ओके, और फिर उसके बाद अगर देखा जाए एरिया की, अगर हम लोग बात करते हैं तो इंद्रावती का जो एरिया है वो आपका लगभग स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ओके, याद रखिएगा, एग्जैक्ट आपका क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में आता है। ओके, ठीक, याद रहेगा ना। चलिए, उसके बाद फिर देखें कुछ अन्य विशेषताओं की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखें एग्जैक्ट अगर इसका जिला और उसके परिक्षेत्र की बात करें तो देखो, बीजापुर तो जिला है ही, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो भोपालपट्टनम तहसील,
तोयनार और एक आपका कौन सा, मद्देड़। ठीक है, ये 3 अलग अलग जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में ये आपका जो है इसका विस्तार हमको मिलने वाला है। ठीक है, ये टोटली इसका जो विस्तार है ये भोपालपट्टनम तहसील पड़ेगा, है ना। फिर एक आपका पड़ जाएगा कौन सा, ये आपका मद्देड़ पड़ जाएगा, और एक तरफ क्या पड़ जाएगा आपका, तोयनार। तो इस तरीके से ये पूरा जो एरिया है ना, इसी एरिया में ही आपका जो है इंद्रावती नेशनल पार्क जो है फैला हुआ है ना। फिर उसके बाद देखिए, अगर वन मंडल पूछ दिया जाए कि कौन सा वन मंडल के अंतर्गत आता है, तो याद रखना है आपको पश्चिमी बस्तर वन मंडल के तहत आपका आएगा। ठीक है, देखिए ये इस पूरे बस्तर संभाग की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो ये मेनली आपका एक कांकेर वन मंडल आपको मिलेगा। कांकेर वन मंडल है, इधर जगदलपुर वन मंडल जो कि आपका पूर्वी बस्तर वन मंडल हो जाएगा, और ये पश्चिमी बस्तर वन मंडल। ठीक है, आसानी से इसको आप बता सकते हैं, है ना, ऑप्शन के हिसाब से। तो ये एक चीज़ हो गई। अब इसके बाद देखें कुछ विशेष बातें किसके बारे में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या इंद्रावती नेशनल पार्क के बारे में। क्या, नंबर 1 देखिए 1978 में आया है ना। और इसके पहले क्या हमने कोई और नेशनल पार्क के बारे में डिटेल में देखा क्या, अभी नहीं। ये पहला नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन छत्तीसगढ़ विच इज डिक्लेयर्ड इन 1978। ओके, तो इंद्रावती नेशनल पार्क की खासियत ये हो गई कि ये आपका पहला राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ का। फिर इसके बाद बात करें तो यहीं पर एक स्थान पड़ता है इस इंद्रावती नेशनल पार्क वाले एरिया में, और उसका नाम क्या है, कुटरू। ठीक है, उस स्थान पर ही आपका गेम सेंचुरी है। गेम सेंचुरी मतलब कहने का ये कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र गेम सेंचुरी आपको याद रखना है। ओके, कुटरू गेम सेंचुरी, इसी इंद्रावती नेशनल पार्क के अंदर एक एरिया, एक क्षेत्र जिसको सेंचुरी घोषित किया गया। कौन सी सेंचुरी, तो गेम सेंचुरी, एडवेंचरस वगैरह के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा भाई। ये जो आपका इंद्रावती नेशनल पार्क है, यहाँ पर टाइगर मिलते हैं, बाघ मिलते हैं, है ना। तो हुआ ये कि इसका सर्वेक्षण करने की बात कही गई, तो फिर यहाँ पर चालू किया गया बाघ परियोजना, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है ना। ये टाइगर अलग है ना, टाइगर 1, 2, 3 वाला टाइगर नहीं है ना, ये ओरिजिनल टाइगर है। तो देखो भाई, ये आपका जो टाइगर है इंद्र द टाइगर है, याद रखना है। क्या याद रखोगे, इंद्र द टाइगर, है ना। कैसे याद रहेगा इंद्र द टाइगर, यानी कि प्रथम बाघ परियोजना, फर्स्ट प्रोजेक्ट टाइगर या टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्टेड, व्हेन इट इज स्टार्टेड, तो याद रखिएगा 1983 में, ये आपका 1983 में आपका जो है स्टार्ट हुआ है। क्या, 1983 में ये आपका स्टार्ट हुआ है बाघ परियोजना। क्लियर। और फिर आफ्टर सर्वे जब ये पाया गया कि ये जो है आपका यहाँ पर बाघ मौजूद हैं इस वन्य क्षेत्र में, इस नेशनल पार्क में, तो फिर इन द ईयर 2009 याद रखना है आपको कि इसको क्या घोषित कर दिया गया, इसको आपका घोषित कर दिया गया टाइगर रिजर्व, है ना। बाघों के लिए इसको आरक्षित कर दिया गया इस क्षेत्र में, इंद्रावती नेशनल पार्क के अंदर, है ना। वो एरिया जहां पर बाघों की मौजूदगी हमको नजर आती है, ठीक वैसे एरिया पे को हमने बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। क्लियर है। तो याद रखें, देखिए छत्तीसगढ़ में जब हम लोग बाघ आरक्षित यानी कि टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, तो टाइगर रिजर्व देखिए छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व, ओके, है ना, 3 टाइगर रिजर्व। एक आप चले जाइए कहाँ, अचानक मार। तो अचानक मार ये आपका अभ्यारण्य है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये जो आपका है मुंगेली में है, कहाँ है बच्चों, मुंगेली, है ना। तो मुंगेली के अचानक मार अभ्यारण्य ये आपका बाघ आरक्षित क्षेत्र है, यानी कि टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में। नंबर 2 आपको याद रखना है सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि धमतरी में है, छत्तीसगढ़ का पहला अभ्यारण्य है। प्लस आपका उदंती अभ्यारण्य, उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों ही मिला करके एक, इन दोनों के एरिया को मिला करके, मतलब वन्य क्षेत्र को मिला करके एक है, ठीक है। तो वो याद रखना है, ठीक है, धमतरी प्लस गरियाबंद वाला इलाका, ओके। ये एक टाइगर रिजर्व है। और तीसरा टाइगर रिजर्व हमारा हो गया क्या, इंद्र द टाइगर, यानी कि एक आपका देखो नेशनल पार्क है जो कि टाइगर रिजर्व में है, और टोटल 3
अभयारण्य वाले क्षेत्रों को मिला करके 2 आपके टाइगर रिजर्व और आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एट प्रेजेंट वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व, और चौथा जो है वो प्रस्तावित है, जो कि है आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, प्रस्तावित है, प्रपोज्ड है, अभी उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके पहले और क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, है ना, पीएससी क्या क्वेश्चन करता है, व्यापम क्या क्वेश्चन करता है। भाई देखिए, इसमें से आपके पूछ सकता है कि इस वन्य क्षेत्र में या नेशनल पार्क वाला एरिया है तो यहाँ प्रमुख रूप से कौन से जीव पाए जाते हैं, या कोई विशेष जो है वृक्ष की प्रजाति इस एरिया में पाई जाती है, फॉरेस्ट स्पीसीज पाए जाते हैं, है ना, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे और एक्स्ट्रा यहाँ पे बनता है। तो देखो, अगर वनस्पति की बात करोगे, है ना, वेजिटेशन की अगर बात करोगे इस एरिया में, तो यहाँ पर जो वेजिटेशन पाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो क्लाइमेट है ना, क्लाइमेट के आधार पर ही क्या मिलेगा, जलवायु के आधार पर ही वनस्पति मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जो जलवायु है उसके आधार पर हमको उष्णकटिबंधीय वनस्पति आपको मिलेंगे, ट्रॉपिकल वेजिटेशन आपको मिलेगा। ओके, है ना, और ट्रॉपिकल जो है उसके अलावा आपका ह्यूमिड भी मिलेगा, और आपको जो है अराइड डेसिडुअस फॉरेस्ट भी आपको मिलेंगे, यानी कि पतझड़ प्रकार के वन्य क्षेत्र यहाँ पर मिलेंगे, है ना। कहाँ पर भाई, तो आप याद रखिएगा कि ये जो है आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में मिलेगा। ठीक, तो ट्रॉपिकल, देन ह्यूमिड, एंड देन आपका एरिड डेसिडुअस फॉरेस्ट। ओके बच्चों, फिर देखिए वृक्ष की बात करते हैं कि कौन कौन से वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं प्रमुख रूप से। तो यहाँ पर आपको साल भी मिलेगा, सागौन भी मिलेगा। क्या मिलेगा, साल और सागौन। सागौन दैट इज टिक ट्री की हम बात कर रहे हैं। एंड देन महुआ है, तेंदू है ना, उत्कृष्ट प्रकार के घास के मैदान याद रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपको बहुत बड़ा एक प्लेन एरिया भी मिलेगा उस फॉरेस्ट रीजन में, जो कि पूरी तरह से घास से ढका हुआ है, एक मैदान। ठीक है ना, वो आपको मिलेगा। और इसकी वजह से ये होता है ना कि घास है तो घास खाने वाला जीव भी वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, शाकाहारी जीव भी मिलेगा। इस तरीके से आप चीज़ें को समझ सकते हैं। तो देखें यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है भाई, वन्य जीव कौन कौन से हैं। तो बारहसिंगा याद रखिएगा, बाघ टाइगर तो हो ही गया। ठीक है, फिर सांभर याद रखें, जंगली कुत्ते हो गए, जंगली सुअर हो गए, और उड़ने वाली गिलहरियाँ। ठीक है, उड़ने वाली गिलहरियाँ भी यहाँ पर पाई गई हैं, देखी गई हैं, है ना। और फिर साथ में आपका जंगली भैंस, चीतल, भालू और नीलगाय, है ना, गौर भैंस, ये सब जो है आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, है ना, ये मिलेंगे। ओके, बाकी देखो, अगर एक सामान्य जानकारी के तौर पे बता दूं तो इस एरिया में अगर घूमना है तो मुख्य रूप से जो आपका समय होता है शीतकाल का समय है, सब अच्छा समय होता है। लगभग एक टूरिज़्म का मेन जो है आपका मान के चलें कि काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे इस पर्टिकुलर एरिया छत्तीसगढ़ वाले एरिया की बात करें तो, है ना, तो भ्रमण हेतु उपयुक्त समय 15 दिसंबर से 15 जून तक का होता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि कुछ एक चीज़ें होती है, आप घूमने भी चलेगा लेकिन वो शायद ओपन नहीं होगा, आप देख नहीं पाएंगे या घूम नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके पीछे कई सारे रीज़न होते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए फॉरेस्ट रीजन में जा रहे हो तो लाइक जैसे हम लोग कुटुमसर गुफा की बात करते हैं, इधर ही आपको कुटुमसर गुफा है ना। तो कुटुमसर गुफा क्या होता है ना, बरसात के दिनों में पानी भर जाता है उधर गुफा में, तो इस वजह से जो है बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो टूरिज़्म के दृष्टिकोण से थोड़ा सा वहाँ पर अफेक्ट पड़ता है, प्रभावित हो जाता है ना। तो वैसे ही भ्रमण हेतु उपयुक्त समय इस एरिया का जो है वो 15 दिसंबर से 15 जून के बीच का। चलो खैर, ये इतना नहीं पूछा है एग्जाम में और शायद नहीं भी पूछेगा, लेकिन एक सामान्य जानकारी के तौर पे मैंने आपको बताया। ओके, तो ये आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पूरा कंप्लीट यहाँ पर होता है। इसके बाद देखें, नेक्स्ट आता है आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क, है ना। भाई गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है ये आपका सबसे खास हो जाता है, और कैसे उस चीज़ को पहले समझ लेंगे। देखिए छत्तीसगढ़ जो है ना, ये आपका मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था बिफोर द ईयर 2000। तो 2000 से पहले जब ये आपका अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है जो कि एमपी से लगा हुआ है ना, ये बलरामपुर वाला हिस्सा, यहाँ से आप ऐसे इस तरफ आएंगे तो ये एमपी की बाउंड्री आपकी चालू हो जाती है। ओके, सो इन दिस रीजन मध्य प्रदेश में एक आपका वन्य क्षेत्र है, फॉरेस्ट रीजन है, जिसको हम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। तो ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान इस तरीके से ये पूरा आपका फैला हुआ था। इंदिरा गांधी आपका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ओके,
तो ये जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, जब मध्य प्रदेश से हमारा छत्तीसगढ़ क्या हुआ, अलग हुआ, तो जब ये अलग हुआ तो इसी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का जो पूर्वी हिस्सा है वो किधर पड़ा, वो पूर्वी हिस्सा आपका पड़ा छत्तीसगढ़ की तरफ, जो अलग हुआ है ना। तो जितना हिस्सा छत्तीसगढ़ की तरफ आ गया इसी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का, है ना, उसका हमने क्या किया, नाम में परिवर्तन कर दिया, ठीक। और नाम में परिवर्तन करके हमने इसे कर दिया गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। क्या ये बात समझ में आई आपको, है ना, याद रखेंगे, है ना। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का ही वो हिस्सा जो मध्य प्रदेश से अलग होने पर छत्तीसगढ़ की सीमा के अंदर आया, भौगोलिक क्षेत्र के अंदर आया, उसी का ही नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है, उसको किया गया है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो प्रश्न क्या पूछता है, यहां से समझना, प्रश्न ये पूछता है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम क्या था, ठीक है। तो पूर्व नाम कैसे याद करेंगे, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर। आई बात समझ में, है ना। ये आपका अभी भी यहाँ पर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। और ये जो है आपका इन द ईयर 2001, है ना, 2001 में हमने इसका नाम बदल के कर दिया गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ओके, आया समझ में यहां तक, है ना। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण जो है वो किसके नाम पर हुआ है, आपका गुरु घासीदास के नाम पर हुआ है। ये इस क्षेत्र में और भारत में एक संत के नाम से जाने जाते हैं, संत गुरु घासीदास, जो कि समाज उद्धारक रहे, निम्न वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया। तो खासा एक इनका जो कहना चाहिए कि इस क्षेत्र के लोगों के मन में इनके लिए, इनके व्यक्तित्व के लिए जो विशेष प्रभाव है, जो विशेष जो आपका महत्व है, उसके आधार पर इस नाम की महत्ता को बनाए रखने के लिए और यहाँ के लोगों की आस्था को बनाए रखने के लिए मान के चले कि इस क्षेत्र को गुरु घासीदास के नाम पर कर दिया। आई बात समझ में। तो कब नाम परिवर्तन हुआ है पूछेगा तो क्या कहेंगे आप, सन 2001। ओके, है ना। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। स्थापना वर्ष की बात करें तो देखिए ये जो आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है ये 1981 में, है ना, 1981 में स्थापना लीजिएगा। लेकिन जब स्थापना हुई तो आपका संजय गांधी के तौर पे हुआ। ओके, तो बस आपको ये भी पूछेगा ना घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई, तो भी आपको 1981 ही लेना है। आई बात समझ में। ओके, चलिए, वेरी गुड। अब उसके बाद देखें, और नाम परिवर्तन पूछेगा तो क्या ले लोगे, सन 2001 ले लेना है ना। क्षेत्रफल की बात करें तो देखें जो 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, उन तीनों राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, है ना, मैक्सिमम एरिया वाला जो है आपका क्या है, नेशनल पार्क है गुरु घासीदास। नाम गुरु है तो बड़ा है, ठीक है, ऐसा याद रखिएगा। तो याद हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा आपका क्षेत्रफल है कौन से नेशनल पार्क का, गुरु घासीदास नेशनल पार्क का, 1441 याद रखिएगा, 1441, 1441, 1441 स्क्वायर किलोमीटर याद हो जाना चाहिए तुरंत, सुन के याद कर लिया करो बेटा, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखें अगर जिला की बात करोगे विस्तार की, तो हमने अभी पढ़ा कि भाई क्या, तो आपका जो है ये किनारे वाला एरिया एमसीबी का हो जाएगा, फिर कोरिया वाला हिस्सा, फिर सूरजपुर वाला हिस्सा, ठीक है, ये पूरा वहाँ तक सूरजपुर तक फैला हुआ है। तो 3 जिलों में इसका विस्तार है, ऐसा आप याद रखेंगे, है ना, 3 जिलों में। ओके, ये हो गया क्या, जिला। उसके बाद देखिए क्या विशेष है ना। तो विशेष में याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखेंगे, और ये भी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया कि ये आपका बाघ आरक्षित क्षेत्र में के लिए क्या है, ये प्रस्तावित है। तो अगर ये आपका बाघ आरक्षित क्षेत्र बन जाता है ना, तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे जो है आपका 4 आपके आरक्षित क्षेत्र यानी कि 4 टाइगर रिजर्व आपके हो जाएंगे, याद रखिएगा। ओके, 8% 3 है ना, 4 हो जाएगा कि गुरु घासीदास जो है प्रपोज जो वाला जो है आपका डिक्लेयर हो जाता है। क्लियर इतनी बातें हैं। ओके, अब देखें जरा कि इस क्षेत्र में कौन कौन सी प्रमुख नदियां बहती हैं। तो देखिए नदियों की अगर हम बात करें तो इस एरिया में, है ना, मुख्य रूप से देखो कि ये आपका यहाँ से बनास रिवर, है ना, फिर आपका गोपद रिवर, ओके, गोपद,
यहीं से ही आपका ये नेयूर भी आपका यहाँ से बहते हुए जाता है ना। बनास, गोपद और नेयूर ये कुछ नदियाँ हैं जो यहाँ से होती हैं, बहती हैं, इस एरिया से निकलती हैं, उद्गम होता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर ऐसे आओगे तो यहाँ पर देखो ये आपका सरगुजा वाला जो हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पर से एक नदी जो निकलती है नाम है रिहंद। वो रिहंद नदी भी ऐसे बहते हुए फिर ये आपका सूरजपुर से होते हुए ऐसे फिर ये बहता है, बलरामपुर से जाते हुए फिर ये आपका यूपी चला जाता है ना। तो ये आपकी रिहंद नदी है ना, जो कि इस सरगुजा की क्या है, जीवन रेखा कहलाती है रिहंद नदी। वो रिहंद नदी भी आपका याद रखिएगा कि इस नेशनल पार्क वाले एरिया से होकर के बहती है। ओके है ना। तो प्रमुख जो नदियां इस एरिया से होकर बह रही हैं उसमें बनास, गोपद, नेयूर और रिहंद, 4 नदियों के नाम याद रखो। ओके, क्वेश्चन आ जाएगा। क्या क्वेश्चन आएगा? बोलेगा कि इनमें से कौन सी जो नदियां हैं वो इस क्षेत्र से होकर के नहीं बहती हैं, या इनमें से कौन सी नदी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू दिस नेशनल पार्क। ओके, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है ना। ओके, तो नदी की बात हो गई। फिर आपका वाटरफॉल, कुछ वाटरफॉल्स हैं जो कि इस एरिया में पड़ते हैं, जलप्रपात, जैसे कि आपका चिउल जलप्रपात और नीलकंठ जलप्रपात। ये जो 2 जलप्रपात हैं वो इस एरिया में आपके पड़ेंगे, है ना। देखें जरा, जलप्रपात भी मैं वहाँ पे आपके लिए बना देता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं, है ना। तो आपको याद रखना है चिउल जलप्रपात, ओके, और आपका नीलकंठ जलप्रपात। ओके, 2 आपके जलप्रपात इसमें याद रखेंगे। फिर प्रमुख वन्य जीवों की बात करें तो वन्य जीवों में आप याद रखेंगे कि इस एरिया में नीलगाय है ना मिलेगी। नीलगाय देखिए, छत्तीसगढ़ में अगर आप इस हिस्से में आ जाओगे ना, इस हिस्सा मतलब कि उत्तरी क्षेत्र में, मेनली आपका ये MCB कोरिया सूरजपुर हो गया, बलरामपुर ऊपरी हिस्सा हो गया, इस एरिया में आओगे तो इधर पूरी आपकी नीलगाय मिल जाएगी आपको। ओके है ना। तो नीलगाय के लिए इसको याद रखिएगा, है ना। फिर इसके अलावा टाइगर है, इसीलिए तो प्रपोज किया गया है ना, आपका प्रस्तावित है। सांभर आपको मिलेगा, सांभर एनिमल, ठीक है, खाने वाला नहीं है ना। तो अन्ना नहीं तो इडली डोसा के साथ जो खाते हो अन्ना भैया के पास, वैसा वाला नहीं। फिर तेंदुआ है भैया, तेंदुआ। और फिर आपका क्या, जंगली सुअर और चिंकारा है ना, हिरण, चिकारा। ओके, ये सब जो है प्रमुख रूप से यहाँ पर इस क्षेत्र में पाए जाने वाले वन्य जीव हैं, वाइल्ड लाइफ हैं। ओके, क्लियर की बात है। तो ये हो गया क्या आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट, अब आपका आता है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर वैली नेशनल पार्क। देखिए बहुत सारी जगहें अब आने वाली घूमने के लिए, कांगेर वैली नेशनल पार्क जाओगे तो, है ना। तो देखें जरा इसमें क्या क्या है। तो कांगेर वैली के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, बस्तर चलें तो ये रहा हमारा क्या, बस्तर, ठीक है ना, मैजिक से बन जाता है मैप। ओके, तो कांगेर वैली नेशनल पार्क में जरा हम लोग बना लेते हैं क्या, मैप बना लें। तो ये ले लिए कांकेर हो गया, नारायणपुर हो गया, और फिर ये आपका ये हो गया दंतेवाड़ा, बीजापुर, देन ये आपका कोंडागांव, ये आपका बस्तर और ये सुकमा। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि यहाँ पर एक आपका क्या, कोरापुट, कहाँ पर है कोरापुट, ये आपका पड़ेगा उड़ीसा में, ठीक। तो उड़ीसा के कोरापुट से एक रिवर आएगी, कौन सी, शबरी रिवर। ये बिल्कुल ऐसे किनारे किनारे बहती हुई चली गई ऐसे, ठीक, गोदावरी में मिल गई, है ना, शबरी रिवर है ये। और शबरी रिवर की ही एक ट्रिब्यूटरी रिवर है जिसका नाम है क्या, कांगेर, ठीक है। क्या नाम है इसका, कांगेर नदी इसका नाम है। ओके, और इसी कांगेर नदी वाले क्षेत्र में जो आपका क्या पड़ता है, नेशनल पार्क पड़ता है। तो चूंकि नदी यहाँ पे बह रही है, इसी वजह से यहाँ पर इस क्षेत्र को हम कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ओके, ये पूरा आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान वाला एरिया है ना। डन। मेनली अगर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का लोकेशन अगर देखोगे तो अगर एक सिंपल एक छोटा सा अगर मैं मैप में इसको बता दूं तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे ये पूरा आपका क्या है, ये बस्तर है मान लो, ये वाला हिस्सा, ठीक है ना। और बस्तर के अगर मैं 4 हिस्से कर दूं ऐसे, है ना, तो आपका जो कांगेर वैली नेशनल पार्क है वो आप याद रखें कि वो यहाँ पर है, इस एरिया में,
ठीक है ना, यहाँ पर आपका पड़ेगा। ओके, यानी कि कौन सा एरिया हो गया, तो उत्तर, दक्षिण और आपका पूरब, पश्चिम। तो ये दक्षिण पूर्वी हिस्सा आपका पड़ जाएगा कांगेर वैली नेशनल पार्क या साउथ ईस्टर्न रीजन, है ना, जहाँ पे आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का जो है क्षेत्र आपको मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर स्थापना वर्ष की अगर बात करें तो आप तो ये समझ में आ गया, कांगेर नदी के नाम पर जो है इस नेशनल पार्क का, राष्ट्रीय उद्यान का जो नाम है वो क्या रखा गया है, आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है ना। इसके बाद स्थापना वर्ष की अगर बात करें तो स्थापना इसकी हुई थी सन 1982 में। ओके बच्चों, है ना, सन 1982 1982 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अस्तित्व में आया। ओके, है ना, इट एग्जिस्ट एज अ नेशनल पार्क इन द ईयर 1982। एंड देन स्थापना वर्ष के बाद एक और चीज आप याद रखिएगा कि 1982 में ही ये जो आपका कांगेर वैली नेशनल पार्क है, घाटी है, राष्ट्रीय उद्यान है, ये एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। ओके, लेकिन अभी वर्तमान में ये जैव आरक्षित क्षेत्र नहीं है, याद रखना है। ओके, एट प्रेजेंट दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, इट इज नॉट बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, याद रखिएगा, है ना, बट इन द ईयर 1982 इट वाज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, याद रखेंगे। ओके, है ना, जैव आरक्षित क्षेत्र के तौर पे इसको घोषित किया गया था। अच्छा, एक और बात याद रखें, जब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके बारे में, जैव आरक्षित क्षेत्र के बारे में, तो जैव आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ में एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है, और वो जो है आपका कौन सा है, याद रखेंगे, वो है आपका अचानक मार। ठीक है, अचानक मार जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ना मुंगेली में, वही जो है वो आपका अमरकंटक के साथ बाजू में, मध्य प्रदेश में अमरकंटक का पूरा फॉरेस्ट रीजन है, वन्य क्षेत्र है, तो अमरकंटक वन्य क्षेत्र है ना मध्य प्रदेश, उसके साथ ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, आपका जैव आरक्षित क्षेत्र है। मतलब अमरकंटक वाला क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वही बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन ये अचानक मार वाला जो वन्य क्षेत्र है वे भी मान के चलें कि अमरकंटक वाले ही पूरे वन्य क्षेत्र के अंतर्गत वो आता है। ओके, लेकिन वो एरिया किधर है, वो एरिया मध्य प्रदेश में है, और हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसके अंदर कौन सा आएगा, अचानक मार। तो याद रखिएगा, अचानक मार जो है वो भी बायोस्फीयर रिजर्व के तहत आता है, अमरकंटक, अचानक मार, जैव आरक्षित क्षेत्र। ओके, तो एट प्रेजेंट छत्तीसगढ़ में केवल और केवल एक जैव आरक्षित क्षेत्र है, याद रखेंगे। ओके, ओनली बायोस्फीयर रिजर्व इन छत्तीसगढ़ इज व्हाट इज आपका अचानक मार अभ्यारण्य। ठीक, याद रहेगी ये बातें। कहाँ पर है अचानक मार अभ्यारण्य, है ना, मुंगेली में है। ओके, कहाँ पर है, मुंगेली में। ठीक है बच्चों, ओके, वापस आते हैं। तो ये अभी वर्तमान में नहीं है जैव आरक्षित क्षेत्र, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, चले अब देखिए कि इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 200 स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, क्या है क्षेत्रफल इसका, 200 स्क्वायर किलोमीटर, 200 वर्ग किलोमीटर। और इसका मतलब क्या हुआ भाई, हमारे पास 3 राष्ट्रीय उद्यान, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान, तो ऊपर हम लोगों ने गुरु घासीदास देखा, नीचे में कांगेर, और इस तरफ आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, 3 राष्ट्रीय उद्यान देखे थे। तो भाई इंद्रावती तो कितना है, इंद्रावती 1258 स्क्वायर किलोमीटर है, और 1258, और गुरु घासीदास कितना है, तो 1441, 1441 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ भाई, सबसे छोटा हो गया आपका कौन सा, कांगेर वैली नेशनल पार्क, एरिया के हिसाब से, एरिया वाइज सबसे छोटा। ओके, क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ का सबसे जो है छोटा राष्ट्रीय उद्यान है आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ओके, चलिए अब इसके बाद देखें जरा वनमंडल या जिले की अगर बात की जाए यहाँ पर। ठीक है, तो अगर उसकी बात करें तो देखिए आपका जो है बस्तर में 3 प्रमुख क्षेत्र यहाँ पर, है ना, बस्तर में 3 प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं अगर देखा जाए तो देखो, इधर नीचे साइड आओगे तो ये पूरा ये दरभा पड़ता है। क्या पड़ता है, दरभा घाटी है, दरभा घाटी, दरभा हिल्स, है ना, ये पूरा है। दरभा आपका तहसील भी है बस्तर का।
तो ये दरभा वाला एरिया हो गया, ठीक। ये पूरा आपका एक कांगेर नदी आपका दिख रहा है ना, और मचकोटा, ठीक है। तो ये आपका जो है ना, ये पूरा आपका ऐसे पड़ता है ये पूरा एरिया, ओके। तो दरभा, मचकोटा और कांगेर, ये 3 आपके जो दिख रहे हैं है ना क्षेत्र, उसी क्षेत्रों में, इन्हीं क्षेत्रों में, इन्हीं एरियाज पे आपका जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार आपको मिलेगा, ओके, याद रखेंगे, है ना। तो दरभा हो गया, मचकोटा हो गया और कांगेर हो गया, ठीक। इस रीजन को हम कहते हैं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अब विशेष बातें की बात करें तो ये मैंने आपको बता ही दिया है, 1982 में इसको आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, लेकिन वर्तमान में नहीं है, ओके। फिर आ जाते हैं हम लोग, देखिए अब विस्तार से समझिएगा, अलग अलग से समझिएगा। देखिए जब हम लोग कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो देखो एक रास्ता पकड़ लो जरा, वो रास्ता कौन सा है, वो है आपका नेशनल हाईवे नंबर आपका 30, ठीक है। NH30 जो है ना, वो इधर रायपुर से होते हुए ऐसे आपका आता है, केसकाल घाटी, कोंडा गांव, फिर आपका अंदर आएगा, ओके। तो यहाँ पर आपका बस्तर, और उसके बाद फिर ये क्रॉस हम लोग करते हैं, है ना, इसको यहाँ पर आपका ये जगदलपुर वाला एरिया पूरा आपका पड़ेगा, ठीक। और वहाँ से आज दरभा से होते हुए झीरम, है ना, दरभा से झीरम होते हुए, फिर सुकमा होते हुए, फिर कोंटा होते हुए, ये आपका रोड जो है वो आगे चला जाता है, ठीक है। ये जो रोड दिख रहा है ना, ये आपका नेशनल हाईवे नंबर क्या है, 30 है, ठीक है। रायपुर से होते हुए ये आपका आता है NH30, ठीक। यहाँ पर मेनली आपका जो यहाँ पर पड़ेगा वो आपका पड़ेगा जगदलपुर, पड़ेगा क्या पड़ेगा, जगदलपुर, ठीक है। थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पर ये वाला हिस्सा आपका जगदलपुर है, ओके। और एक रोड जो है, एक रोड और है जो आपका किधर से आएगा, उड़ीसा से, वो NH63 है। NH63 ऐसे आता है, ये आपका जगदलपुर से होते हुए ऐसे करके जाएगा, ठीक है। ये आपका सीधा सीधा जा करके ऐसे आगे मुड़ जाता है, ओके। तो आप मेनली देख पाएंगे कि ये जगदलपुर हो गया, और इधर ये आपका नीचे, ये नीचे कांगेर नदी आपके बहती हुई दिखाई पड़ रही है, ओके। हाँ, तो अब देखना कि ये जो पूरा कांगेर वैली नेशनल पार्क, आप जब रायपुर से होते हुए, छत्तीसगढ़ के रायपुर से होते हुए जाएंगे तो ये NH30, फिर जगदलपुर, जगदलपुर से और आगे जाएंगे, जगदलपुर से आगे कहाँ जाएंगे, ये आपका जगदलपुर कोंटा मार्ग है, यहाँ पर है कोंटा, और फिर ये नीचे आंध्र प्रदेश आ जाता है। तो जगदलपुर कोंटा मार्ग में से होते हुए जब आप जाते हो जगदलपुर से और आगे, तब उसी रोड में आप जब जो है लेफ्ट साइड मुड़ जाइए तो इधर ये पूरा आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान वाले एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में आपको बहुत सी जगहें आपको घूमने को मिल जाएंगी, पर्यटन के दृष्टिकोण से देखी जाए तो। देखिए खास खास जगहें क्या हैं, एक तो ये कि 3 गुफाएं याद रखनी है। कितनी गुफाएं, 3 गुफाएं। जब आप इसके अंदर जाते हो तो एक क्षेत्र पड़ता है गोपनसर की पहाड़ी वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बोलो, गोपनसर पहाड़ी, गोपनसर हिल, ओके। सो इन दैट रीजन, इन दैट एरिया ऑफ गोपनसर हिल, उसी गोपनसर हिल में जमीन के नीचे हमें एक गुफा मिली है, उसी गुफा को हम कुटुमसर गुफा के नाम से जानते हैं, कुटुमसर गांव वाले एरिया में पड़ता है इसलिए, ठीक है। तो उस गोपनसर पहाड़ी वाले एरिया में जमीन के नीचे एक गुफा है जिसका नाम है क्या, कुटुमसर की गुफा, ओके। और फिर इसी में आपका कांगेर वैली नेशनल पार्क के अंदर ही एक आपको कैलाश गुफा भी मिलेगी और एक आपका दंडक गुफा भी मिलेगी। तो 3 गुफाएं याद कर लीजिए, कुटुमसर की गुफा, फिर ये आपका जो है कैलाश गुफा, ठीक है, और एक आपका दंडक गुफा, ठीक है। 3 गुफाएं प्रमुख रूप से इस वैली वाले पार्क में। अब देखिए ये जो कुटुमसर गुफा दिख रही है ना, ये कुटुमसर गुफा के अंदर क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। एक तो ये कि कुटुमसर गुफा जो है इसके अंदर जब जाओगे, एक तो ये कि 1910 लगभग 1910 के आसपास जो है ना, ये आपका जो है प्रोफेसर शंकर तिवारी, है ना, क्या नाम है, प्रोफेसर शंकर तिवारी, ठीक है। अच्छा, इसमें ना ईयर आप रहने दीजिए, ईयर अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, है ना, क्योंकि ये कभी आपको पूछेगा नहीं तो उसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेसर शंकर तिवारी ने, जो कि रायपुर के एक प्रोफेसर, आपके पुरातत्ववेत्ता मान के चलिए, आर्कियोलॉजिस्ट है ना, और जिन्होंने कुछ किताबें भी लिखी और अपने खोजों के बारे में भी उन्होंने लिखा हुआ है। तो प्रोफेसर शंकर तिवारी ने स्थानीय लोगों की मदद से इसको खोजा। किसको खोजा, ये आपका जो कुटुमसर गुफा है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक। अब खोज लिया, अब चलिए अंदर चलते हैं। भाई याद रखिएगा कि ये जो कुटुमसर की गुफा है, ये कुटुमसर की गुफा भारत की सबसे
गहरी गुफा है, याद रखिएगा। ओके, गहरी गुफा जमीन से नीचे है, ठीक है, जमीन से नीचे है, और जमीन से नीचे कुछ फीट आप सीधे सीधे नीचे जाते हो, ओके, पत्थरों का, सीढ़ियों का थोड़ा सहारा लेकर के, और फिर ये बिल्कुल लंबाई में ये आपको अंदर ले जा करके जो है गुफा दिखाई देगी, ठीक है। तो ये भारत की सबसे गहरी और ये आपकी सबसे लंबी गुफा भी है, याद रखिएगा, है ना, भारत की सबसे लंबी गुफा इसे हम कहते हैं। क्लियर? तो दो प्रमुख चीजें याद रखिएगा। अब जब अंदर आएंगे कुटुमसर गुफा के अंदर, तो कुटुमसर गुफा के अंदर जो है आपको कुछ जीव भी दिखाई देंगे, कुछ स्पीसीज भी दिखाई देंगे। जैसे क्या? एक तो आपको जो है यहाँ पर अंधी मछलियाँ, ब्लाइंड फिशेस आपको दिखाई देंगी, ओके, अंधी मछलियाँ, है ना। और उसके बाद फिर आपकी क्या आ जाएंगी, यहाँ पर झिंगुर भी आपको दिखाई पड़ेगा, है ना, झिंगुर, याद रखिएगा, ओके, है ना। तो लंबी मूंछों वाला झिंगुर उसको कहते हैं, है ना। और चूंकि शंकर तिवारी ने खोजा है इसलिए इनको जो है कैपियोला शंकराई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कैपियोला शंकराई ये नाम यहाँ पर बताया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ओके। चलिए फिर देखें कि ये तो हो गई बात किसकी, कुटुमसर गुफा की बात हो गई, ठीक है। अब इस कुटुमसर गुफा से थोड़ा बाहर निकले और इस कांगेर वैली नेशनल पार्क में आप जाएंगे, तो कांगेर वैली नेशनल पार्क में थोड़ा और कुछ जगह हैं, जैसे जीव की ही सबसे पहले बात कर लो। यहाँ पर पहाड़ी मैना का संरक्षण होता है, छत्तीसगढ़ का जो हमारा राजकीय पक्षी है, स्टेट बर्ड ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट, नाम है क्या, पहाड़ी मैना, ओके। ये जो पहाड़ी मैना है इसका संरक्षण यहाँ पर होता है, याद रखेंगे, कहाँ पर, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, द कंजर्वेशन ऑफ हिल मैना इन कांगेर वैली नेशनल पार्क। देन तितलियों का संरक्षण भी होता है, याद रखिएगा, तितलियों का संरक्षण यहाँ पर होता है, बहुत सारी तितलियाँ रंग बिरंगी, ठीक है, और आपकी अलग अलग प्रजाति की सब पाई जाती हैं, है ना, तो यहाँ पे संरक्षण होता है। फिर एक स्थान है यहीं पर कांगेर घाटी वाले क्षेत्र में, वन्य क्षेत्र में, भैंसा दरहा। ये जो भैंसा दरहा गांव है, यहाँ पर के तालाब में प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं, नेचुरल हैबिटेट ऑफ क्रोकोडाइल्स, याद रखिएगा, ओके, है ना। अच्छा, अगर आप देखो कि छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं, मान लो, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो मगरमच्छ है ना, मगरमच्छ का जो संरक्षण होता है छत्तीसगढ़ में, उसमें टोटल 3 जगहें हैं। कितनी जगह हैं? 3। ये उसमें से 2 जो हैं आपके नेचुरल हैबिटेट हैं, है ना, प्राकृतिक आवास है, और एक जो है आपका कृत्रिम है, दैट इज आपका मैन मेड हैबिटेट आप बोल सकते हैं, ठीक है, मैनुअल आपका हैबिटेट है, आवास है, कृत्रिम आवास, ओके। तो 2 जगहों पर प्राकृतिक आवास जो है वो कहाँ कहाँ पर है, यहीं पर देखें। एक तो हमको मिल गया कि ये बस्तर का जो आपका भैंसा दरहा है, ठीक है ना, बस्तर का भैंसा दरहा, ठीक, यहाँ पर प्राकृतिक रूप से भैंस नहीं, क्या आपका क्या मिलेगा, मगरमच्छ मिलेगा, ठीक है, याद रखना है, यहाँ भैंसा दरहा में भैंसा नहीं मिले, काय मिलते, मगरमच्छ मिलते, ठीक है, क्रोकोडाइल, हाँ। उसके बाद देखिए नारायणपुर दिख रहा, नारायणपुर में एक नदी है, उस नदी का नाम है जाटलुर, ओके। तो जाटलुर नदी में भी, जो कि नारायणपुर में है, यहाँ पर भी आपका मगरमच्छ मिलता है ना। तो एक जाटलुर हो गया और एक भैंसा दरहा, ठीक है, याद रखेंगे। जाटलुर आपका नारायणपुर में मिलेगा बच्चों, है ना, कहाँ पर है, नारायणपुर में। और ये जो है आपका क्या नाम है, भैंसा दरहा, भैंसा दरहा जो है वो कहाँ पर है, तो ये आपका बस्तर में है, ओके। चलें, इतनी बातें याद रहेंगी, है ना। उसके बाद फिर देखें, इसके बाद फिर देखें, एक आपका जो है यहाँ पर क्या है, देखें आपका जांजगीर चांपा आपको दिखाई देगा, ये देखिए, ये जांजगीर चांपा आपको दिख रहा है ना। ये जो जांजगीर चांपा है, इसमें भी एक जगह है जिसका नाम है क्या, कोटमी सोनार, क्या नाम है बोलो, कोटमी सोनार, है ना। तो कोटमी सोनार जो कि आपका जांजगीर चांपा का एक स्थान है, बिल्कुल बिलासपुर और जांजगीर चांपा की सीमा रेखा पर स्थित है, जांजगीर चांपा की तरफ, ओके, बिल्कुल इट इज लोकेटेड एट द बाउंड्री ऑफ दिस बिलासपुर एंड जांजगीर चांपा। किस तरफ है, तो जांजगीर चांपा में है, कोटमी सोनार। और यहाँ पर है क्या, आपका कृत्रिम रूप से कहीं और से ला करके क्या किया गया है, बसाया गया है आपका मगरमच्छ को,
ओके, है ना। तो इतनी बातें याद रखें। ये मगरमच्छ का संरक्षण भी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान वाले क्षेत्र में बस्तर में होता है। ठीक है, हाँ भाई, और क्या समझ लें जरा। तो देखो प्रमुख रूप से देखो क्या क्या जीव पूरे आपके कांगेर वैली या कुटुमसर मिल रहे हैं। तो भाई आपका अंधी मछलियां हैं, झिंगुर कुटुमसर के गुफा के अंदर हो गई, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो है पहाड़ी मैना का संरक्षण, तितलियों का संरक्षण और मगरमच्छ का संरक्षण, 3 चीजें हो गई, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या कि भाई ये जो आपका कुटुमसर की गुफा है, इस कुटुमसर की गुफा के अंदर, है ना, कुटुमसर की गुफा के अंदर जब आप जाते हैं ना, ठीक है, तो कुटुमसर की गुफा में आपको कुछ संरचनाएं मिलेंगी, ठीक है। क्या मिलेंगी? कुछ संरचनाएं मिलेंगी। संरचना कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। दरअसल क्या है कि ये जो कुटुमसर की गुफा है, ये कई वर्षों तक, है ना, फॉर मेनी ईयर्स, ये आपका पानी में डूबा रहा। और जब पानी में डूबा रहा तो उसकी वजह से पूरी गुफा में, मतलब जब पानी में डूबा होता है फिर पानी कम होता है तो धारी धारी ऐसे बन जाती है, लेयर्स बन जाती है, लाइन बन जाती है, वो आपको दिखाई पड़ेगी, ठीक है, गुफा में। इसके अलावा अभी भी इस गुफा की दीवार से, अब बरसात में तो पानी भर ही जाता है, तो गुफा की दीवार से हमेशा पानी रिसता रहता है, ठीक है। अभी जो पानी धीरे धीरे बूंद बूंद करके रिसता रहता है तो उसमें जो है कैल्शियम मिला होता है, जिसकी वजह से होता ये है कि वो जम जाता है, ठीक है ना, सॉलिडिफाई हो जाता है। और जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो जब रिस करके ऐसे नीचे ऐसे हो जाता है ना, गिरने लगता है रिस करके, लेकिन ये जम जाएगा ऐसे। तो ये गुफा की दीवार पर ऐसी संरचना आपको, झालर की जैसी संरचनाएं आपको दिखाई पड़ेंगी, ठीक है ना, ये इस प्रकार से। तो ये जो संरचना आपको दिखाई पड़ रही है, ठीक, और वैसे ही जब आप जमीन से आप देखोगे तो जमीन पर भी आपका जो है धीरे धीरे ऐसे जमीन से ऊपर की तरफ ऐसे झालर नुमा आकृति आपको इधर भी दिखाई देगी, कहीं कहीं पर ऐसे, ठीक, बिल्कुल सॉलिड एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ओके, तो एक वो जो जमीन से ऊपर की तरफ है और एक वो जो क्या है आपका ऊपर से नीचे की तरफ है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्टेलेग्माइट या स्टेलेक्टाइट की संरचना। याद रखेंगे, है ना, क्या कहते हैं इसको, बोलो। इसको कहते हैं स्टेलेक्टाइट, है ना, जैसे इसको हम लोग कह रहे थे स्टेलेक्टाइट, स्टेलेक्टाइट्स, वो संरचना जो छत से नीचे की ओर है, ठीक है, लेक्टाइट। और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या है, ये आपका छत से ऊपर, सॉरी, जमीन में नीचे से ऊपर की तरफ है, ये आपका स्टेलेग्माइट कहलाता है। समझे कि नहीं? ओके, है ना। तो कभी कंफ्यूजन ना हो उसके लिए याद रखिए, जो ऊपर से लटका हुआ है वो ही आपका क्या है, स्टेलेक्टाइट, ठीक है ना, याद हो जाएगा, स्टेलेक्टाइट और आपका स्टेलेग्माइट। क्लियर मेरा बच्चा? चलो, अब उसके बाद देखो आपका जो है जीवों की बात करें, है ना। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज रह गई, है ना। देखिए ये देखिए कांगेर नदी है, इस कांगेर नदी में जा करके एक और नदी इसमें आके मिलती है। इस नदी को कहते हैं मुनगा बहार, ठीक है। कौन सी नदी कहते हैं इसको? मुनगा बहार नदी। तो मुनगा बहार कांगेर की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ कांगेर। और कांगेर किसकी सहायक है? तो याद रखिएगा, शबरी की सहायक है, ठीक है। मुनगा बहार जाके मिली कांगेर में, कांगेर जाके मिली शबरी में, क्लियर। तो अब देखिए ये जो आपका मुनगा बहार है, इसी मुनगा बहार में एक आपको जलप्रपात मिलता है, जलप्रपात का नाम है तीरथगढ़ जलप्रपात, याद रखिएगा, ठीक है। तीरथगढ़ जलप्रपात जो है ये आपका तीरथगढ़ जलप्रपात ये कहाँ पर है? ये आपका जो है बस्तर जिले में है, याद रखिएगा। और नदी पूछे तो मुनगा बहार नदी, याद रखिएगा। तो ये सब कांगेर वैली नेशनल पार्क वाला ही हिस्सा है, ठीक है, उसी वन्य क्षेत्र के अंदर ही आप पढ़ रहे हैं। ओके, आप रायपुर से जब NH30 से होते हुए जाते हो ना, तो लेफ्ट साइड में जो है आपका जगदलपुर कोंटा मार्ग में, जगदलपुर से आगे जाने पर लेफ्ट साइड में आपको कुटुमसर गुफा वगैरह दिखाई देंगे, और राइट साइड में आप चले जाते हो तो थोड़ा दूर जा करके आपको तीरथगढ़ आ जाता है, ठीक है। अब ये तीरथगढ़ जो जलप्रपात है इसकी खासियत क्या है? तो जानते होंगे कि भाई तीरथगढ़ जलप्रपात जो है, ये जो तीरथगढ़ जलप्रपात दिख रहा है इसकी हाइट है 300 फीट, और ये छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंचा जलप्रपात है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक है। ये आपका तीरथगढ़ जलप्रपात बस्तर। ओके बच्चों,
याद रखेंगे, है ना। 8% और एग्जाम में जो आंसर लिया जाता है अभी तीरथगढ़ को ही लेकर के हम चल रहे हैं, है ना। हाल फिलहाल कई सारे नए आपके जलप्रपातों की खोज हुई है, एक्सप्लोर हुआ है, लाइक उसमें आपका बीजापुर का नाम्बी वाटरफॉल भी है, बहुत ऊंचा है वो, है ना। तो देखते हैं जैसे ही उसको एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए आता है तो फिर वो नाम्बी बस रहेगा तो नाम्बी वाटरफॉल को ले लीजिएगा क्योंकि इससे भी ऊंचा है वो, है ना। और अगर नहीं है, जो कि अभी फ़िलहाल तो नहीं देना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम में इस तरीके से, है ना, वो केवल खोज और पर्यटन के दृष्टिकोण से अभी महत्वपूर्ण है ना। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अभी वो है हमारी किताबों में शामिल नहीं हुआ है ऑथेंटिक रूप से, है ना। तो जब भी ऑथेंटिसिटी उसकी हो जाए प्रमाणित रूप से, तब हम उसको आंसर के तौर पर लेंगे। ओके, बस याद रखिएगा। तो तीरथगढ़ जलप्रपात भी आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान वाले एरिया में पड़ेगा। ओके, चलिए उसके अलावा कुछ धाराएं हैं, जैसे कांगेर धारा भी पड़ेगी, भीमसा धारा भी यहाँ पर पड़ेगा। और वन्य जीवों की बात करेंगे तो इस हिस्से में बाघ, सांभर, चीते, है ना, माउस डियर, जंगली बिल्ली, चीतल, घड़ियाल, उड़न गिलहरी, रीसस बंदर, ये सब भी आपके यहाँ पर जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान वाले क्षेत्र में मौजूद है। ओके, तो इस तरीके से सब क्वेश्चंस आते हैं। क्षेत्रफल से क्वेश्चन आता है, याद रखना है ना। उसके नामकरण से आ जाएगा, उसके स्थापना से आएगा। ओके, प्रमुख कौन से जीव वहाँ पे पाए जाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आपके आते हैं। ओके, और उनसे संबंधित जो प्रमुख क्षेत्र हैं जैसे कुटुमसर गुफा हो गए, बहुत आपका इंपॉर्टेंट प्लेस है, याद रखेंगे। प्रश्न पूछा जाता है कि पहाड़ी मैना का संरक्षण कहाँ होता है। ओके, तो याद रखिए पहाड़ी मैना का संरक्षण, द कंजर्वेशन ऑफ हिल मैना इन कांगेर वैली नेशनल पार्क, बस्तर। ओके, इस प्रकार से सब क्वेश्चंस बनते हैं। तो जितना यहाँ पे हमने पढ़ा है ये पूरा कंप्लीट आपके लिए है। जो भी क्वेश्चन आना है मान के चलेगी यहीं से आना है, अगर वो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछता है। ओके, ठीक है। तो ये लेक्चर आज का हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं, फिर किसी और लेक्चर के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर रहूँगा। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो बच्चा, ठीक है, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो, है ना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।